नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। अब बारी है आज तक पर दस्तक देने की। पूरे देश में कोरोना के साथ साथ इस समय ब्लैक फंगस की बात हो रही है। ब्लैक फंगस यानी काली फफूंद। लेकिन हम उस फफूंद की बात कर रहे हैं जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगी है, लगी ही नहीं है, पनप रही है। जहां आम लोगों का इलाज होना चाहिए, वहां पर अगर गाय, बकरी, सुअर पाले जाएं, जहां पर दवा, इंजेक्शन, डॉक्टर होने चाहिए, अगर वहां पर गाय का गोबर हो, वहां पर बाटी चोखा की दुकान लगे, तो उस व्यवस्था के खिलाफ आपको भी दस्तक देना चाहिए हमारे साथ। गाय का गोइठा रखा हुआ, भैंस का शुगर पालन केंद्र है, शुगर का बच्चा रहता है। माने जिसको मन है वो अपने मन मर्जी से इसको यूज करा। प्रशासन की ओर से कभी कोई तरह का यहाँ नहीं निरीक्षण हुआ, नहीं कोई तरह का पेपर वर्क हुआ, नहीं कोई आया देखने के लिए। पूरा माने सिस्टम जो है कागज पर चल रहा है। सिर्फ ये कागज पे जिंदा है, वैसे मर चुका है। ये कागज पे ये जो जंदर अस्पताल है वो चालू है, बिल्कुल चालू है सर। यही है असली ब्लैक फंगस, जहां इलाज के नाम पर मिलता है ताला और लटका रहता है कुनीतियों का जाला। कैसे होगा उस ब्लैक फंगस का इलाज, जहां जनता के पैसे से खरीदी गई दवाओं का कूड़ा सरकारी व्यवस्था कर दे और इलाज की एक एक गोली के लिए प्राइवेट अस्पताल के भरोसे आम आदमी भटकता रह जाए। तो क्यों ना कहें कि यही है असली कुनीतियों की वो काली फफूंद जिस पर दस्तक देना जरूरी है। मृत्युशैया पर जब आम आदमी इलाज के इंतजार में पहुंच जाए और सरकारी अस्पताल के भीतर जनता के हक का बेड बर्बाद हो जाए, तो यही है असली ब्लैक फंगस जिसने भीतर तक खोखला कर रखा है आम आदमी के इलाज पाने के अधिकार को। स्वास्थ्य केंद्र जहां दवा नहीं मिलती, अब लिट्टी चोखा की दुकान चलती है। ऐसा हेल्थ सेंटर जो अब गाय पालने के ही सिर्फ काम आता है। ऐसा स्वास्थ्य केंद्र जहां पाली जाए बकरी और खोल दिया जाए अस्पताल के भीतर ही सुअर पालन केंद्र। तो क्यों ना कहें कि यही है वो अव्यवस्था का ब्लैक फंगस जिसने आम आदमी को भगवान भरोसे जीने की आखिरी लाइफलाइन पर छोड़ रखा है। आज तक संवाददाता रोहित सिंह ने इसीलिए सरकारों की अकर्मण्यता और अफसरों की लाल फीताशाही के मिश्रण से पैदा हुए कुनीतियों की काली फफूंद को हटाने के लिए दस्तक दी है। बिहार की राजधानी पटना से 230 किलोमीटर दूर सुगमा गांव, इटहरी ब्लॉक, सहरसा मिमिया कर वोट लेने वाली राजनीति सत्ता पाकर जनता को ऐसे अस्पताल देती है जहां बकरियां ही बांधी जाती हैं। वहां जनता की जान की कीमत पशुओं के चारे से भी सस्ती समझी जाती है। तभी तो स्वास्थ्य केंद्र के कमरे में भूसा भरा मिलता है, जहां एक डॉक्टर, 2 नर्स इलाज के इंतजाम के साथ मिलने चाहिए। बिहार के ज्यादातर स्वास्थ्य केंद्र जर्जर हालत में हैं और बदहाली की कहानी कह रहे हैं। इस वक्त हम सहरसा जिले के बनमा इटहरी प्रखंड में सुगमा गांव में मौजूद हैं और आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जो देखकर किसी को भी जो है वो शर्म आ सकती है। मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, ये एक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है और जो यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 90-95 के वक्त में, यानी कि लालू राज में, ये इस स्वास्थ्य केंद्र का जो है वो उद्घाटन हुआ था, ये बनकर तैयार हुआ था। और जब ये बन के तैयार हुआ था तो यहाँ के रहने वाले आसपास के कई गांवों के लोगों को लगा होगा कि उन्हें एक वरदान मिला है जी, और अपना इलाज वो पास में ही करा पाएंगे। लेकिन आज इस स्वास्थ्य केंद्र की क्या हालत है, ये देखकर किसी को भी जो है वो शर्म आ सकती है। 1996 में यह स्वास्थ्य केंद्र बना, 25 साल बीत गए। इन 25 साल में पाटलिपुत्र पर सबसे ज्यादा वक्त शासन नीतीश कुमार का रहा, लेकिन जनता को क्या मिला? सिर्फ बिल्डिंग बना, शुरू कभी नहीं हुई। एनएम है यहाँ, तो वो कभी कभी आती है और बाहर से चली जाती है। यहाँ कोई नहीं आई है, यहाँ कोई डॉक्टर वगैरह कोई कभी नहीं। इस तरफ देख लीजिए, इस स्वास्थ्य केंद्र का ये हिस्सा जो है
यहाँ सूअर के बच्चे जो हैं ये रहते हैं, यानी कि सूअर और सूअर के बच्चे भी जो हैं इस स्वास्थ्य केंद्र में रहते हैं। और ये हकीकत है बिहार के इस स्वास्थ्य केंद्र की, जहाँ मरीज़ का तो नामो निशान नहीं है, डॉक्टर नर्स दवाएं कुछ भी नहीं है। यह हालत उस बिहार के स्वास्थ्य केंद्र की है जहां 2021-22 में स्वास्थ्य बजट अगर सरकार ने 13,264 करोड़ रुपए का बनाया तो उसमें से 6,300 करोड़ रुपए स्वास्थ्य संबंधी निर्माण पर खर्च करने के लिए रखे गए। लेकिन कुल हेल्थ बजट का 45% जहां अस्पतालों की बिल्डिंग बनाने में खर्च करने का दावा किया जाए, वहां सहरसा के सुगमा गांव में जनता को इलाज के लिए मिले अस्पताल में गाय भैंस का भूसा, बकरी और सुअर का पालन पोषण होता मिलता है। सहरसा जाते हैं, प्राइवेट से दिखाते हैं। यहाँ बहुत मतलब विकट स्थिति है। अगर थोड़ा सा भी किसी प्रकार का अगर महामारी हो तो यहाँ लाश गिनने वाला नहीं होगा। बहुत खराब स्थिति, भगवान भरोसे चल रहा है हम लोग का। इसके बाद अब आप पटना में मुख्यमंत्री आवास से 180 किलोमीटर दूर सरौनी मधुबनी चलकर देखिए, जहां स्वास्थ्य केंद्र की इमारत में बाहर चाय समोसे की दुकान चलती है और हेल्थ सेंटर के भीतर लिट्टी चोखा बनाकर बेचा जाता है। मतलब यहाँ मरीज बीमार होकर आ जाए तो उसे 2 लिट्टी सुबह और 2 लिट्टी शाम का प्रेस्क्रिप्शन मिलने की उम्मीद है। ऐसा क्यों है? मैडम जो है मतलब जो है करीब 2-3 महीना से नहीं आई है। ऐसा तो हमारे नॉलेज में नहीं है कि वहाँ कोई होटल खोल लिया है। तो मैनेजर साहब से हम इसका जांच करवा लेते हैं, उसके बाद क्या सच्चाई है वो पता चल जाएगा हम लोग को। लेकिन हमारी जानकारी में है कि वहाँ होटल नहीं चल रही है। बिहार के हेल्थ सेंटर्स में लिट्टी चोखा नहीं बिकेगा तो क्या डॉक्टर नर्स मिलेंगे? क्योंकि 16 मई 2020 को बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग खुद हाईकोर्ट में शपथ पत्र दे चुका है कि राज्य में डॉक्टर्स के कुल 11,645 मंजूर पदों में से 8,768 पद तो खाली पड़े हैं। तो असली ब्लैक फंगस यही है, जहां इलाज के लिए डॉक्टर ना मिले, स्वास्थ्य केंद्रों का इस्तेमाल लंबे वक्त तक न होने से कुनीतियों के जाले ने आम आदमी को इलाज के नाम पर लापरवाही की काली फफूंद दे रखी हो। बिहार की राजधानी पटना से 4 घंटे की दूरी पर है सकरी। मधुबनी में चलकर देख लीजिए। इस बिल्डिंग को देखकर इसे कम मत आकिए। यह ऐसा स्वास्थ्य केंद्र है जहां लिखा है शल्य कक्ष। एक कमरे का दरवाजा टूटा है, दूसरे पर ताला है। टूटे दरवाजे के भीतर कंजड़ हो चुकी कुर्सियां पड़ी हैं और इसमें सिर्फ चमचमाता ताला लगाकर इलाज का अधिकार बंद किया जा चुका है। वहां लगा मकड़ी का जाला बताता है कि यह ताला खुले हुए महीनों बीत चुके हैं। यानी यही है असली ब्लैक फंगस, वो फफूंद जिसने जनता को इलाज देने वाले सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के शरीर में भीतर तक अपना मकड़जाल बुन रखा है, जहां आसरा मिला है कुत्ता, बकरी और सुअर को। किनारे फेंके हुए वैक्सीनेशन के डिब्बे, सड़ चुका बेड और बेड पर पड़ा बिस्तर बताता है बीमारी ठीक करने वाले अस्पतालों में ही फैला हुआ है कुनीतियों का वो काला फंगस, जिसे बरसों में सत्ता में रहकर भी कभी हटाने का मुकम्मल इंतजाम नहीं किया गया। जहां सिर्फ बाहर 15 अगस्त और 26 जनवरी को जनतंत्र के नाम पर गणतंत्र के उत्सव मनाकर जनगण मन गाकर अधिकारी अपना सैलरी का अकाउंट और सरकारी फाइलों का पेट भरते आए हैं। 25 से 30 साल पुराना यह खंडर बन चुका है। यह अस्पताल है मगर बिल्कुल नहीं बंद, यानी बंद पड़ा हुआ है। ये खंडर है, कागज पे है, सिर्फ ये कागज पे जिंदा है, वैसे मर चुका है। ये हॉस्पिटल में डॉक्टर का यानी नाम है, नर्स का भी नाम है, सफाई कर्मी भी यहाँ है, मगर यहाँ आते नहीं, प्रेजेंट नहीं रहते हैं। आते हैं सप्ताह में, महीना में एक बार आते, बस हो गया। झंडा 26 जनवरी 15 अगस्त इसका सिर्फ झंडा फहराया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ नाम कमाया लेता, कुछ नहीं। झंडा खुद फहराकर जनता को लाचारी का डंडा हाथ में देने की वजह ये कि बिहार सरकार के शपथ पत्र के ही मुताबिक शहरी इलाके में 4,418 डॉक्टर की पोस्ट के मुकाबले सिर्फ 1,544 डॉक्टर हैं सरकारी अस्पतालों में और 2,874 पद खाली हैं। ग्रामीण इलाके में स्थिति और बदतर, जहां 6,944 डॉक्टर होने चाहिए, सिर्फ 1,270 डॉक्टर पोस्टेड हैं। 5,674 पद गांवों में डॉक्टरों के भी खाली हैं। तो मधुबनी के 30 बेड के खंडहर हो चुके रेफरल सेंटर की तरह ही गांवों की बड़ी आबादी को छोड़ रखा गया ऐसे अस्पतालों के ब्लैक फंगस के भरोसे, जहां इलाज न कभी मिला होगा न फिलहाल मिलता नजर आता है। तो दीजिए दस्तक आज तक के साथ जनता को इलाज देने के नाम पर अस्पतालों का कचरा देने वाली अव्यवस्था के ब्लैक फंगस पर। रोहित सिंह, सहरसा, आज तक।
हमारे देश में जो नियम है उसके अनुसार अगर कैबिनेट मंत्री का पद खाली रहता है या फिर कोई विधायक या सांसद की जगह होती है, उसे एक तय समय सीमा में भरना होता है। लेकिन बाकी क्षेत्रों में ऐसा देखा नहीं जाता है। खासकर अभी तो हम चिकित्सा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी ऐसा देखा नहीं जाता है। हमारी जो अगली दस्तक है वो मध्य प्रदेश से दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह। सैंपल के तौर पर एक कैबिनेट मंत्री का गांव हमने चुना, उनका क्षेत्र चुना और वहां पर जाकर देखा कि अगर यहां पर व्यवस्थाएं हो सकती हैं तो क्या दूसरे इलाकों में नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 198 किलोमीटर की दूरी पर है शाहजहांपुर, जहां गांव है पोचनौर। और यहां पर पहुंचे आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह एक जरूरी फोन लगाते हैं, लेकिन किसे? The number you're calling is currently switched off. Please try later. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। ये देखिए, ये असलियत है। ये देखिए प्रीति ANM, इसमें नाम भी लिखा हुआ आ गया है उनका, प्रीति ANM। ये जब हमने इनको इस नंबर पे कॉल किया है तो ये नंबर फिलहाल बंद है। मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के गांव में जनता के इलाज के लिए बने उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला लटकता है और हेल्थ सेंटर पर जिस नर्स को होना चाहिए उनका नंबर लिखा मिलता है, फोन नहीं लगता। ये मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार का गांव है। जाहिर सी बात है, कैबिनेट मंत्री का गांव है तो सुविधाएं होनी चाहिए थी, लेकिन तस्वीर देखिए, जो उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे बना है फिलहाल उस पर ताला लगा हुआ है। हम इस पहुंचाने उप स्वास्थ्य केंद्र के बाहर मौजूद हैं और अगर आप देखें तो ये तस्वीर है इसकी, जो साफ तौर पर बयां कर रही है कि जो स्टाफ की कमी हो या फिर दूसरी कोई वजह, लेकिन फिलहाल इस उप स्वास्थ्य केंद्र पे जहां पर एक ANM और 3 आशा कार्यकर्ताओं को कम से कम होना चाहिए था, फिलहाल उस पे ताला लगा हुआ है। कभी कभी आते हैं, कभी कभी, और 2 अस्पताल है कहने के, तो पर ये कभी कभी खुला रहता है। रवीश पाल सिंह कैबिनेट मंत्री के गांव में ही मौजूद चमचमाती उस इमारत पर पहुंचते हैं जहां लिखा है स्वास्थ्य केंद्र, और पहुंचने पर पता चलता है कि चमचमाते हेल्थ सेंटर की सीढ़ियां भी जनता के लिए बिना खुले दरक चुकी हैं। करीबन 1 साल हो गया बने, तो मतलब कंप्लीट हुए 1 साल हो गया कंप्लीट। मतलब 5-6 महीने से तो लाइटिंग वगैरह सब हो गई, बाकी बंद है, तब से कोई डॉक्टर वगैरह तो नहीं है। पास के हेल्थ सेंटर बंद रहते हैं तो लोग 10 से 15 किलोमीटर दूर इलाज के लिए मजबूर होते हैं। ये हाल एक कैबिनेट मंत्री के गांव का है, तो आम आदमी के गांव की हालत सोचिए। रवीश पाल सिंह, शाहजहांपुर, आज तक। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा विवाद चल रहा है वहां के बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई से जुड़ा हुआ। हम उस पर सच की दस्तक देते हैं अब, क्योंकि वहां के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके छोटे भाई की नियुक्ति इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी आय के हिसाब से जो कमजोर है, उसके तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर हो गई। इसे लेकर बहुत विवाद छड़ा है। पूरा मामला क्या है आपको दिखाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर है इसमें कुर्ता पायजामा और सदरी वाले हैं उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश कुमार द्विवेदी, जबकि इनके साथ चेक शर्ट पहने खड़े हैं छोटे भाई अरुण द्विवेदी। मंत्री जी के छोटे भाई को लेकर ही बड़ा विवाद है। पहले विवाद जानते हैं। उत्तर प्रदेश के कपिलवस्तु में यह है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, जहां 2016 में मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पद की भर्ती निकलती है और 21 मई 2021 को एक पद पर मंत्री जी के छोटे भाई अरुण द्विवेदी की नियुक्ति होती है। बेसिक शिक्षा मंत्री के छोटे भाई ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कोटे में नौकरी हासिल की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तक शिक्षा मंत्री के छोटे भाई के गरीबी के कोटे से नौकरी पाने पर सवाल उठाने लगे। जवाब में दोनों भाई कहते हैं कि अगर आपको लगता हो कि मैं विधायक हूं, मंत्री हूं, इसलिए इनका भाई EWS कैसे हो गया, भाई की अलग आइडेंटिटी है। उसने अपनी अथॉरिटी में, अपनी आइडेंटिटी में आवेदन किया है, प्रशासन के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र है, विश्वविद्यालय में एक निर्धारित प्रक्रिया है
स्क्रीनिंग होती है, इंटरव्यू होता है, उसके आधार पर विश्वविद्यालय ने चयन किया है। मैं अब भी कह रहा हूं, जिसको कोई आपत्ति हो उसकी जांच करा सकता है। मेरा इस पूरी प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं। EWS सर्टिफिकेट है और ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ नियम कानून है, कोई हमने और आपने नहीं बनाया ये नियम कानून। EWS की सर्टेन क्राइटेरिया है जो आप फुलफिल अगर करते हैं तो आप उसमें आते हैं, और उसमें मेजर जो क्राइटेरिया वो यही है कि 8 लाख से आपका सालाना इनकम उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप खुद सोचिए कि जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है उसकी 8 लाख रुपए इनकम नहीं होती है, तो मैं प्राइवेट में जब एडहॉक में जॉब कर रहा था, वो भी जब मैं पिछले 1.5 साल से गाँव में रह रहा हूँ। मंत्री सतीश द्विवेदी 4 भाई हैं। 3 भाई में एक अरुण द्विवेदी अभी विवादों में है। एक भाई इनके खेती करते हैं, एक भाई जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक है। विवाद खड़ा और बड़ा होने की कुछ और वजहें भी हैं। आरोप इस बात का भी लग रहा है कि मंत्री सतीश द्विवेदी के छोटे भाई पहले भी कई विश्वविद्यालय में पढ़ा चुके हैं, तो फिर आर्थिक रूप से गरीबी के कोटे में कैसे आए। इस आरोप पर हमने अरुण द्विवेदी से ही सच पूछा है। DRDO में मैंने रिसर्च किया, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में मैंने कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब किया, 1 साल 6 महीने वहाँ जॉब करी, और उसके बाद बनस्थली विद्यापीठ में मैंने 1.5 साल जॉब करी है। और ये दोनों जॉब जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा, लोग लिख रहे हैं प्रोफेसर हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर वो भी होता है जो एडहॉक पे होता है, जो टेम्प्रेरी होता है, पोस्ट उसका होता है जो परमानेंट होता है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि प्राइवेट में जॉब करने वाले को सैलरी गवर्नमेंट की जॉब की सैलरी के बराबर मिले, जरूरी नहीं है। नियम कहता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कोटा में वही आता है जिसकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हो, 5 एकड़ से कम जमीन का मालिक हो, घर 1000 वर्ग मीटर से कम में बना हो। हम ये भी जानने पहुंचे क्या इन पैमानों पर खरा मानकर मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई का आर्थिक रूप से कमजोर वाला सर्टिफिकेट बनाया गया था। अरुण द्विवेदी जी के नाम से एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत सर्टिफिकेट नवंबर 2019 में जारी हुआ है। उस समय नियमांतर्गत प्रक्रिया को पूरा करके ही जारी किया गया था। उस समय इन्होंने सारे क्राइटेरिया फुलफिल किए हैं। उसी को देखते हुए ये तहसीलदार ऑफिस से जारी होता है, उसको जारी किया गया। EWS का सर्टिफिकेट 1 साल के लिए जारी किया जाता है। अरुण द्विवेदी के मुताबिक उन्होंने 2019 में आवेदन करते वक्त ही EWS सर्टिफिकेट बनवाकर सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में जमा किया, जिसके आधार पर उन्हें अब नौकरी भी मिल गई। लेकिन आरोप अब यह भी लग रहा है कि मंत्री जी के भाई अरुण द्विवेदी की शादी 2020 में जिनसे हुई वो भी एक कॉलेज में पढ़ाती हैं। तो परिवार की आय के आधार पर क्या अब भी ये नहीं देखा जाना चाहिए क्या वाकई आर्थिक रूप से अरुण द्विवेदी कमजोर वर्ग में आते हैं या नहीं। मेरी पैतृक संपत्ति में हम वर्तमान में 5 हिस्सेदार हैं। हम 4 भाई हैं और मेरी माता जी हैं, सबके अलग अलग हैं। और हमारी पैतृक संपत्ति इतनी नहीं है कि जो मैं उस क्राइटेरिया में नहीं होता। अगर मैं आता उस क्राइटेरिया में तभी मैंने फॉर्म अप्लाई किया, अगर मैं नहीं आता तो मैं नहीं भरता। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल की तरफ से सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से जवाब मांगा गया है। जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए ताकि बेरोजगारी के संकट के समय लोगों का नियुक्ति की पारदर्शिता से भरोसा न टूटे। आज तक ब्यूरो। दस्तक हम हर उसके खिलाफ देते हैं जो इस समय कम से कम लापरवाही करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो चुनावी रैलियां रही हो जब हमने आवाज उठाई थी, या फिर आज की तारीख में संक्रमण के बावजूद जो आयोजनों में इन सारी चीजों की अनदेखी कर रहे हैं, चाहे मृत्यु की बात हो या फिर शादियों का आयोजन हो। हम सब ने हर जगह देखा है जहां पर भीड़ लगी है वहां पर कोरोना के मरीज बढ़े, लेकिन उसके बावजूद लापरवाही पर लापरवाही हो रही है। शादी में संक्रमण से बचाने वाले नियमों को तोड़कर लापरवाही होती है। मृत्यु के बाद भीड़ जुटाकर कोरोना को न्योता देने वाली लापरवाही होती है। और किसान महापंचायत के नाम पर भी कोरोना से बचाने वाली हर गाइडलाइंस को भुला देने वाली लापरवाही। इन 3 तस्वीरों के बीच आम आदमी की वो भूल कैद है जो कोरोना से लड़ते देश में भारी पड़ जाती है। शादी है तो क्या संक्रमण से बचने के नियम भूल जाएंगे? मृत्यु किसी धार्मिक संत की हुई तो क्या श्रद्धा के नाम पर कोरोना को गले लगाएंगे? और अधिकारों की लड़ाई में क्या महापंचायत में किसानों को कोरोना के संकट के बीच फंसाएंगे? ये 3 कहानी तब बहुत अहम है जब दुनिया के 3 देश जहां 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान कोरोना ने ले ली, उनमें से एक भारत है। जब पिछले 24 घंटे में 2,22,000 मरीज कोरोना के देश में सामने आए हैं और 24 घंटे के भीतर ही 4,454 लोगों की मृत्यु की वजह कोरोना बना।
और तब तमिलनाडु के मदुरई का ये जोड़ा सुर्खियों में आता है, क्योंकि इन्होंने शादी हवाई जहाज में की। राकेश और दीक्षा की हवाई जहाज में आयोजित शादी में 131 मेहमान जुटे। लेकिन देखिए और आप सोचिए, दूल्हा दुल्हन और उनके पीछे खड़े दो लोग, क्या यहाँ मास्क पहनना जरूरी नहीं? फ्लाइट में होती इस शादी के लिए बैठे ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं। दूल्हा दुल्हन का फोटो के लिए स्टाइल तो ठीक है, सुरक्षा कहाँ है? दावा किया गया कि शादी करने वालों ने अपने सभी मेहमानों का RT-PCR टेस्ट पहले कराया था, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, वही हवाई जहाज में आया। तो क्या इसका मतलब यह है कि भीड़ जुटाकर, सोशल डिस्टेंसिंग भुलाकर, मास्क उतारकर ऐसे आयोजन करने की छूट मिल जाएगी? सवाल इसलिए क्योंकि 20 मई को इसी जोड़े ने पहले शादी की थी। तब नियमों के कारण ज्यादातर मेहमान आयोजन में नहीं जुट पाए। इसके बाद हवाई जहाज में जाकर ये शादी की गई। लेकिन जब तमिलनाडु में रोज 30,000 से ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं, तो लापरवाही क्यों की गई? शादी के बाद अब इन तस्वीरों को देखिए। मध्य प्रदेश के बरवानी में एक धार्मिक व्यक्ति की मौत के बाद उनके जनाजे में नियम तोड़कर सैकड़ों लोग जुटते हैं, मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग का नियम नहीं मानते और पुलिस की भी नहीं सुनते। इन्हें रोका जाए तो उपद्रव, ना रोका जाए तो कोरोना फैलने का खतरा। पुलिस अब कार्रवाई शुरू कर रही है। वीडियोग्राफी की गई है। वीडियोग्राफी के आधार पर उनके अन्य लोगों की पहचान की जाकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्यों लोग अपने अधिकार के चक्कर में कर्तव्यों को निभाना भूल जाते हैं? ये तस्वीरें हिसार की, जहां किसान महापंचायत होती है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना अभी भी पंजाब हरियाणा में जारी है। हिसार में सैकड़ों किसान, जिनमें बुजुर्ग भी हैं और जवान, ज्यादातर लोग बिना मास्क लगाए नजर आते हैं। क्या ऐसे में संक्रमण नहीं फैलेगा? सिंगू बॉर्डर पर भी किसान बिना मास्क के प्रदर्शन कर रहे हैं और कोरोना के खतरे को नजरअंदाज ना कोई नहीं ना दी सियासी लोगों की ये चाल आके किस तरह किसान ये उठ कोरोना उस बंदे नूं दिया वेलड़ बंदे नूं साडे जेड़े मेहनती लोग उन्होंने कोरोना कोई नहीं। चुनावी आयोजन से लेकर धार्मिक आयोजन और अब प्रदर्शन तक, ऐसे ही देश में अलग अलग लापरवाहियों के कारण दूसरी लहर के पीक पर मौत का मातम देश के ज्यादातर हिस्से में देखा गया। जरूरी है कि अपनी जिम्मेदारियों को सभी नागरिक समझें, जिससे न अपने जीवन पर खतरा लाएं, न दूसरे के। आज तक ब्यूरो। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे क्या चीन के लैब से निकला है कोरोना का ये वायरस। दुनिया की सबसे बड़ी खबर पर सबसे विस्तृत रिपोर्ट इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज तक।